हेलो दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत कर रहा हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, झारखंड हिस्ट्री के 25वें एपिसोड का स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका कई सारे एपिसोड आएंगे। जनजातीय विद्रोह और झारखंड का जनजातीय विद्रोह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं झारखंड के, आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आज का एपिसोड जो है इंट्रोडक्शन का एपिसोड है। इस एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर आप देखिए। अभी 1 से 2 दिन में क्या क्या हुआ है। पहला चीज़ हुआ है कि जेपीएससी मेंस आपका 13th जेपीएससी मेंस है, 11 to 13 है ना। जेपीएससी मेंस का रिजल्ट दे दिया सबसे पहली बात, तो इसका इंटरव्यू होना है। तो आपको इंटरव्यू में जाना है तो इस टॉपिक को तो पढ़ के जाना ही है, राइट। उसके बाद अगर आप एसीएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर आप आरपीएफओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये दोनों ही जीपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो इसका भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन तो आपको आना ही है, राइट। उसके बाद अभी जेएसएससी का जो भी एग्ज़ाम होंगे आने वाले दिनों में, जैसे एसआई का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर रखा है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको देखने को मिला था कि 975 के आसपास सीटें हैं अवेलेबल। तो ये सारे एग्ज़ाम्स इतने इम्पोर्टेंट है, इतने अच्छे पोस्ट है, तो इसका तैयारी तो आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बस इतना बोलूँगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है माइक्रो स्टडी सेंटर, उसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मुझे मिले और मेरा मोटिवेशन बनता रहे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जनजातीय विद्रोह का पहला एपिसोड शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो जनजातीय विद्रोह जो झारखंड में हुए हैं दोस्तों, ये अंग्रेज़ों के आगमन से स्टार्ट होता है। और अंग्रेज़ों का आगमन जो है झारखंड में हम लोगों ने देखा था कि सिंहभूम वाले इलाके से हुआ था, और लगभग 1767 ईस्वी में जब उसको 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार मिल गया बंगाल का, उसके बाद से होना शुरू हो गया था, राइट। और इसके झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश राज कर रहे थे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो थे, सिंहभूम में सिंह वंश थे, ठीक है, यहाँ पर सिंह वंश। उसके बाद इसी इलाके में जो है पोरहाट वाला जो इलाका था, फिर सरायकला खरसवा वाला जो इलाका था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग चले जाएं इसके ऊपर में तो थोड़ा सा क्या देखेंगे, इधर नागवंशियों का शासन था। अगर आप ईस्ट झारखंड में जाएंगे तो धनबाद तरफ जो है आपको पंचायत राज्य मिल रहा था, ठीक है। फिर इधर रामगढ़ हो गया, यहाँ पर है ना, रामगढ़। इधर चतरा और कोडरमा हजारीबाग वाले इलाके में भी बहुत सारे आपने देखा था, ठीक है। कैंदी भी था यहाँ पर, है ना, कैंदी राज्य था। फिर पलामू में हम लोग चले गए तो चेरो राजवंश मिला, ठीक है। तो इतने सारे तो राजवंश थे झारखंड में, छोटे छोटे क्षेत्रों में अपना फैला हुआ था, ठीक है। और इनके अधिकार क्षेत्र में यहाँ पर हम लोगों को पता है, सबसे पहला पॉइंट क्या पता है कि यहाँ जो टोटल जनजाति है आज के डेट में 33 है। अगर लास्ट जो इंक्लूड किया गया है पुरान जनजाति, उसको इंक्लूड करें तो 33 जनजाति हो जाती है। उसके बाद इन जनजातियों में प्रमुखतः जो पहले ही से ही यहाँ रह रहे हैं या फिर बहुत पौराणिक है, उसमें मुंडा जनजाति हो गया, हो जनजाति हो गया, उसके बाद उरांव हो गए, राइट। फिर बाद में जो संथाल आए वो हो गए। तो इन लोगों ने अपना जो जीवन यापन है वो जंगलों के ऊपर निर्भर रहते थे, है ना, जंगलों के ऊपर निर्भर रहते थे, जहाँ ये लोग अपना खेती बाड़ी करते थे। अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी सुविधाएं, इसको जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो जंगलों से, झाड़ों से मिल जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद पूरा झारखंड में क्या हो गया, पूरा झारखंड में ही
अंग्रेज़ों का जो अधिकार हुआ उसमें जंगलों पे अधिकार अंग्रेज़ों ने करना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि जंगलों में उत्पाद जो मिल रहे थे अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, और कर वसूली जो है इस क्षेत्र से भी करना जारी कर दिया था, तो उसमें भी उसको फ़ायदा था। तो हमारे यहाँ के जनजातियों का ये एक मनोभाव था कि हम अपना जो जल जगह ज़मीन इन सब चीज़ों को किसी से बांट नहीं सकते हैं, वो हमारा है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने जंगलों को साफ करके अपना ज़मीन को बनाया था। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जनजातीय विद्रोह के क्या क्या कारण रहे होंगे, है ना, उस समय की परिस्थितियों में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनजातीय विद्रोह का जो कारण होता है उसको 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो जाएगा कि राजनीतिक कारण होता है, दूसरा हो गया आर्थिक कारण हो सकता है, और तीसरा जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। जो इंसान, जो जनजाति अपना ही तरीके का जीवन यापन शुरू किया था, अपने तरीके से पूजा पाठ करते थे, अपना एक कल्चर था, एक सिविलाइजेशन था, है ना, उस पे जब किसी एक बाहरी के द्वारा आहत किया जाता है तो वहाँ से एक विद्रोह उत्पन्न होती है, राइट। तो इन तीन ही, मतलब जितने सारे कारण हैं उसको इन 3 कारण में कैटेगराइज हम लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि राजनीतिक कारण क्या क्या हो सकता है ना, राजनीतिक कारण में क्या क्या आ सकता है। तो पहला पॉइंट अगर हम लोग राजनीतिक कारण में देखें तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा अधिकार करने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, चाहे वो कोल्हान वाला एरिया हो जहाँ पर पोरहाट था, सिंहभूम का राजवंश था, चाहे ये गुमला वाला, रांची वाला, खूंटी वाला इलाका हो, या फिर पलामू वाला ये सब इलाका हो, इन सभी जगह पे लगभग हजारीबाग वाला क्षेत्र हो गया, रामगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों पे आपने देखा था कि 1820 1830 आते आते इन क्षेत्रों पे पूरा अधिकार अंग्रेजों के हाथों में चला गया, क्योंकि यहाँ के राजा जो है कठपुतली बन के रह गए। ओके, तो अगर यहाँ के राजा कठपुतली बन के रह गए, इसका मतलब यहाँ पर जो प्रजा है उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता कौन है? जनजाति है यहाँ की। वही 33 जनजातियों में से मैक्सिमम किसी क्षेत्रों में रह रहे हैं जो भी जनजाति, ठीक है। तो उसका क्षेत्रों पे अधिकार किसका हो गया? इनडायरेक्टली अंग्रेजों का हो गया, अंग्रेजों का हो गया, ठीक है। और अंग्रेज लोग फिर क्या कर रहे थे? दूसरे क्षेत्रों से, जैसे बंगाल वगैरह के क्षेत्रों से लाकर जो है यहाँ पर व्यापारियों को बसा रहे थे, ठीक है। अब ये व्यापारी अगर यहाँ पर बसेगा, व्यापारी तो सिर्फ पैसे को देख रहा है, अगर ये व्यापारी यहाँ पर आ गया तो यहाँ के आदिवासी जो कभी किसी को कर नहीं दे रहे हैं उनको कर देने के लिए विवश किया जा रहा है, ठीक है। तो वो भी अभी देखेंगे हम लोग। तो पहला राजनीतिक कारण आपने यहाँ देख लिया कि आदिवासी क्षेत्रों पे अधिकार अंग्रेजों का होने लगा। दूसरा, आदिवासी शासक पर अधिकार करने का प्रयास, ठीक है। जो आदिवासी शासक होते थे, बेसिकली हम लोग पढ़े हैं कि आदिवासी शासक जो है वो पंचायतों में जो ग्राम प्रमुख है, ठीक है, उसके रूप में है, या फिर पढ़ा पंचायत है, बड़ा पंचायत है, वहाँ के पढ़ा जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो इस तरीके के राजा नहीं है जो निरंकुश हो, वो प्रजा के ऊपर से, प्रजा के द्वारा ही बनाया जाता था। लगभग प्रजातंत्र की व्यवस्था थी। और आपको पता है झारखंड में सबसे पहला प्रजातांत्रिक व्यवस्था रखने वाला जनजाति कौन था? मुंडा जनजाति था। क्लियर? तो ये सारी बातें समझ में आ रही है कि आदिवासी शासक जो है, शासक हम लोग यहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो शासन नहीं कर रहे थे, जो भी प्रमुख था आदिवासी का, उस पर अधिकार करने का प्रयास किया जा रहा था। ब्रिटिश नियमों कानूनों को थोपने का प्रयास, ठीक है। अब ब्रिटिश का जो नियम है, वो जो कानून बना रहे हैं उन सभी को थोपने का प्रयास किया जा रहा है इनके ऊपर ज़बरदस्ती। और वो किसके द्वारा? यहाँ के जो लोकल राजा थे, लोकल शासक जो थे, उनके द्वारा जो है यहाँ के आदिवासियों के ऊपर थोपने का प्रयास किया जा रहा था। दूसरी बात, यहाँ के जनजातियों के ऊपर शोषण होने लगा, जनजातीय महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, है ना, यहाँ के युवाओं को ज़बरदस्ती काम करवाना भी एक शोषण है। तो इस तरीके से यहाँ का जो जनता है वो त्रस्त
होने लगा, ठीक है, पूरा पूरा जनजातियों का शोषण। और इसमें एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं कि जमींदार और जनजातियों को भड़काने का काम करते थे। जमींदार जो है वो जनजातियों को भड़काने का काम करते थे। वो कैसे? देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो निचले स्तर पर कौन है? प्रजा। और प्रजा में कौन है? जनजाति यहाँ का। मान लीजिए कोई भी जनजाति है, जैसे हो जनजाति है सपोज, इसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर जमींदार लोग हैं, जो पहले राजा हुआ करते थे, बाद में अंग्रेजों के टाइम पे वो जमींदार लगभग बन गए। और इसके ऊपर कौन राज कर रहा है? अंग्रेज कर रहा है। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये हो जनजाति हो या फिर कोई भी जनजाति हो, वो जमींदार के अधिकार में है अभी। तो ये जमींदार क्या होता है कि अंग्रेजों के द्वारा इन जमींदारों के ऊपर एक कर का बोझ लाद दिया जाता है कि आपको इतना कर वसूल करके हमको देना है। तो अगर ये चीज़ हुआ तो इसका जो अपना वर्चस्व है, अपना जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो जा रही है। लेकिन ये किसके ऊपर अधिकार रख सकता है? जनजातियों के ऊपर अधिकार रख सकता है, उस पर उसको विश्वास में ला सकता है। तो ये क्या करते थे ना, अपने अपने लिए जनजातियों को मनाया करता था और कहता कि तुम लोग लड़ाई करो, ये लोग बहुत परेशान कर रहा है हम लोग को। तो अंग्रेजों से इसकी लड़ाई होना शुरू हो जाता था। क्लियर? ये आप गंगा नारायण का हंगामा पढ़ेंगे, वो भी इन्हीं सब वजह से हुआ था। और पहला जनजातीय विद्रोह हम लोग देखेंगे, ढाल विद्रोह, वो भी इसी की वजह से हुआ था। ठीक है, वो यहाँ जो ढाल लोगों का जो राजा था, जमींदार समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के प्रजा को खड़ा किए थे। इसीलिए मतलब इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जमींदार जो है जनजातियों को भड़काने का काम किया करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। राइट, तो ये हो गए राजनीतिक कारण। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। देखिए कोई भी जनजाति विद्रोह पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको इन्हीं कारणों में से कोई एक कारण दिख जाएंगे, क्योंकि जब भी मेंस राइटिंग भी होगा किसी भी एग्जाम में तो आपको इन सब कारणों को देखना है। और ऑब्जेक्टिव में क्या है, कई सारे कारण लिख देंगे तो उसमें आपको छांटना होगा। सपोज कि राजनीतिक कारण कौन सा है, तो आपको ये पॉइंट सब याद रखना है। नेक्स्ट, आर्थिक कारण देख लेते हैं, है ना। आर्थिक कारण देख लेते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या क्या था। हाँ, तो यहाँ पर क्या था कि जमींदारों साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जा रहा था। यहाँ तो मैंने बता दिया कि ये किस तरीके से शोषण होता था। देखिए जमींदारों के ऊपर जो है या फिर साहूकारों के ऊपर अंग्रेज कर लगाते थे। अंग्रेज कर लगाते थे कि भाई मुझे इतना कर दो सालाना। सपोज किसी ने कहा कि 1000 रुपये सालाना मुझे देना है। ओके, अब ये कर तो ये अपने से नहीं देगा ना, ये तो खेतीबाड़ी करते नहीं है। खेतीबाड़ी उस टाइम कौन कर रहे थे? खेतीबाड़ी आदिवासी लोग करते हैं। तो आदिवासी लोग वसूलेंगे कर, सॉरी जमींदार लोग वसूलेंगे कर कहाँ से? आदिवासियों से। और इन लोगों के ऊपर धीरे धीरे बोझ बढ़ता जाएगा। अब अगर ये केवल अंग्रेजों के 1000 रुपया देगा तो 1000 जमींदार थोड़ा लेगा, इसको बोलेगा भाई तू मुझे 1500 रुपया दे। ठीक है, तो इस तरीके से 500 रुपया एक्स्ट्रा कौन रखेगा? जमींदार रखेगा, वो भी तो खाएगा पिएगा। राइट, तो इस तरीके से इसका शोषण होना शुरू होता है। आगे क्या है? अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू करना। अब जहाँ पर कोई भी लोग जो है कर नहीं दे रहा है, अब वहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लगा दिया कि भाई अगर आप खेती कर रहे हैं मान लो 1 बीघा ज़मीन में, तो आपको 1/3 भाग का जो है धान या फिर जो भी उपजाते हैं आप, वो अंग्रेजों को देना पड़ेगा। इस तरीके की स्थायी बंदोबस्त कर दिया कई सारे क्षेत्रों में। तो ये क्या हो गया? जनजातियों के लिए एक तरीके का भाई मेहनत हम करें और खाओ तुम फल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो वो लोग बिल्कुल नहीं मानते थे कि ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, जो मेहनत करता है उसी को खाना होता है। ये आदिवासियों का अपना ही थ्योरी चलता आ रहा था। फिर यहाँ पर क्या हो रहा था, इस क्षेत्रों में बार बार अकाल की पुनरावृत्ति हो रही थी। ठीक है, लगभग 1800 के आसपास में ये आई, अकाल आई। फिर उसके बाद फिर 1820-30 के आसपास में अकाल आई। तो इस तरीके से क्या हो गया, उसका खेती बाड़ी जो भी करना था, है ना, वो हुआ नहीं। लेकिन कर तो वसूलते रहा, कर में कमी नहीं की गई।
इस तरीके से वो लोग क्या हो गया, बहुत त्रस्त हो गया, आदिवासी लोग बहुत त्रस्त हो गया। उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो देगा क्या, जो भी खाने पीने के लिए बच जाता था वो भी साहूकार और जमींदार उठा के ले जाते थे। ठीक, तो इस तरीके से उन लोगों को अकालों का पुनरावृत्ति से जो है परेशानियां बढ़ गया था। अब जब अकाल आएगा तो कृषि संबंधी और भी अन्य समस्याएं जो है, जैसे जंगल साफ नहीं रहना, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाना, इन सब रीजन से भी तो यहाँ पर कृषि कम होने लगा था। वन कानून द्वारा निर्वाह संसाधनों पर नियंत्रण। अब क्या हो रहा है कि अंग्रेज लोग आ गए तो इन लोगों ने जंगल में अपना अधिकार जमाने के लिए तरह तरह का संरक्षण वाली कानून ले आया कि आप ये अगर जंगल है, कोल्हान वाला ये इलाका है, यहाँ पर जंगल है, तो इस जंगल से आप जो है लकड़ियाँ नहीं काट सकते। ठीक है, आप यहाँ के इतने वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आप प्रवेश नहीं कर सकते, गाय मवेशी वगैरह नहीं चरा सकते। इस तरीके का रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दिया गया। अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि आप अगर वन उत्पाद लेते हैं, उठाते हैं, तो आप नहीं उठा सकते, हम उठाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से वन कानून तरह तरह के ला दिए गए, है ना, और अंग्रेज लोग अपना शिकार करने के लिए उन क्षेत्रों को और संरक्षित करने लगा। तो इस प्रकार वन कानून द्वारा क्या हो गया, जो आदिवासियों का निर्वाह करने का संसाधन है उस पे कुठाराघात हुआ। क्लियर है। तो ये हो गया पूरा पूरा आर्थिक कारण। अब चलते हैं और देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या रहे होंगे। सबसे पहले देखिए, जनजातीय परंपराओं में हस्तक्षेप कर दिया गया। पहली परंपरा तो आप यही मान लीजिए, एक मैं बता रहा हूँ कि पथचूई कर लगा गया था। पथचूई कर, ये क्या होता है जी? देखिए, जो माड़ी, आप सुने माड़ी, है ना, ये माड़ी या फिर हाड़ी, ठीक है, जो भी नाम सुन रहे हैं, ये आदिवासियों के लिए, किसी भी जनजाति के लिए पेय पदार्थ है और इसको बहुत शुद्ध माना जाता है। आदिवासियों में मान्यता बहुत शुद्धता की है। शादियों में भी इसकी परंपरा रही है पीने की। ठीक है, तो अब क्या किया अंग्रेजों ने, कहा कि भाई तुम इस पे भी कर दो, तुम माड़ी बना रहे हो, आप पी रहे हो, तो इस पे भी कर आपको देना पड़ेगा। अब इससे क्या हो गया कि जो आदिवासी लोग हैं उन लोगों का दिमाग खराब हो गया कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, मैं घर पे बनाता हूँ ये चीज़, मैं पीता हूँ, मेरी मर्जी, लेकिन तुम कहते हो कि अगर मैं पीऊँगा तो तुमको कर देना पड़ेगा। बवाल हो गया भाई, बवाल चारों तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से एक, मैंने कहा ये एक छोटी सी परंपरा है जिसपे इन लोगों ने हस्तक्षेप किया था। ठीक है, इसलिए एक विद्रोह हो गया। अब दीकू, दीकू कौन होते हैं जी? जो जैसे ये झारखंड वाला पूरा इलाका है, इस झारखंड से बाहर जैसे बंगाल वाला इलाका है, यहाँ से कुछ लोग आए, जैसे व्यापारी ही आए, साहूकार ही आए, कोई भी आए, और वो क्या हुआ, इन क्षेत्रों पे आके अंग्रेजों के द्वारा कहीं पर बैठा दिया गया और कहा कि भाई इस एरिया को तुम संभालो और देखो कि यहाँ के लोग किस तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं और उससे कर वसूलो। राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो बाहरी लोग थे वो थोड़ा सा अंग्रेजों के लिए अच्छा था, वो लोग थोड़ा जानकार वाले आदमी होते थे, तो यहाँ के आदिवासियों को वो हीन समझते थे। ठीक है, अपने से बहुत नीचे समझते थे। तो ये हीन रखने की जो भावना होती है वो विद्रोह का कारण बनता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होने लगा, शुरुआत में जैसे मुंडा विद्रोह जो शुरुआत होता है, उलगुलान विद्रोह जो शुरुआत होता है, उसका बहुत इम्पैक्ट ईसाई धर्म परिवर्तन पे भी देखा जाता है। वैसे तो बिरसा मुंडा खुद ईसाई बन जाते हैं, उनका परिवार क्योंकि ईसाई धर्म अपना लेता है, तो यानी कि यहाँ पर ईसाई धर्म का जो वर्चस्व है वो बढ़ने लगा था जनजातियों के ऊपर। ठीक है, तो जिनको समझ आती थी वो विद्रोह करते थे, जिनको समझ नहीं आती थी वो बेचारा सुविधा के नाम पे अंग्रेजों का गुलाम हो जाते थे और ईसाई धर्म अपना लेते थे। राइट। तो ये सारे कारण जो थे दोस्तों, है ना, जिसको मैंने 3 भागों में बांटा है, वो कोई भी बुक उठा के देखेंगे तो इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है कारणों को, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण। ओके,
उनमें जो जो पॉइंट आता है वो मैंने बता दिया, अच्छे से डिस्कस कर दिया आपको। अब यहाँ से आप क्या है कि इसके पूरे कहानियों को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जितने भी विद्रोह जो हमारे सिलेबस में है, जो लिखे गए हैं, जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, तो उसका एक ओवरव्यू, उसका एक समराइज्ड यहाँ पर पॉइंट आपको दे रहा हूँ, एक टेबल बना के। इस टेबल से ही आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इस टेबल को ही आप 2-3 बार लिख लीजिए, याद कर लीजिए, तो क्वेश्चन आराम से यहाँ से बन जाएगा। और जो 1-2 क्वेश्चन और आएंगे उसको थोड़ा डिटेल में आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जनजातीय विद्रोह जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी तक का जो भी क्लास हुई है ना, उसका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि वो सारे जनजाति तो उन्हीं चैप्टरों से रिलेट कर रहा है। जो हम लोग वहाँ पर विद्रोह छोड़ रखे थे, वही उन्हीं चैप्टरों से रिलेट करेगा। जैसे ढाल भूमि में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, राइट, तो हमारा ढाल विद्रोह होता है, क्लियर। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा जल्दी जल्दी इसको निपटा देता हूँ, ठीक है। देखिए, ढाल विद्रोह, तो ये जो ढाल विद्रोह है दोस्तों, ढाल विद्रोह हमारा अंग्रेजों के द्वारा जब 1767 ईस्वी में सिंहभूम के क्षेत्र पे, ढालभूम क्षेत्र जो लिखा हुआ वो सिंहभूम क्षेत्र ही था, तो इस क्षेत्र पे जब वो आक्रमण करने लगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ का जो मेन राजा था वो भाग जाता है, ढालभूम से भाग जाता है, और अंग्रेज जलते हुए महल पे जो है कब्जा करता है। और फिर बाद में जगन्नाथ ढाल जो कि राजा का चचेरा भाई या फिर उसका यानी कि रिलेटिव रहता है, इसको राजा बना देता है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, जैसे ही अंग्रेज यहाँ से जाते हैं, तो जगन्नाथ ढाल जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और कर देना बंद कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अंग्रेज इससे गुस्सा हो जाता है, खफा हो जाता है, और इस पे भी आक्रमण कर देता है, और इसको राजा के पद से अपदस्थ कर देता है, और इसके जगह पे नीबू ढाल को राजा बना देता है। आपको याद होगा कहानी। तो ये नीबू ढाल जो है राजा बन जाता है, और जगन्नाथ ढाल को इधर उधर भागना फिरना पड़ता है। तो इसी टाइम क्या करता है जगन्नाथ ढाल जो है, यहाँ के जो जनजाति हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ढाल लोग जो हैं, उनको एकत्र करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ अपना विद्रोह शुरू कर देता है। तो झारखंड का जो पहला विद्रोह है दोस्तों, आपसे पूछेगा जनजातीय विद्रोह क्या है, तो पहला जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह ही है, ठीक है। इसको नेतृत्व किसने किया था, तो जगन्नाथ ढाल ने किया था। अवधि 1767 से 77 ईस्वी तक रहा था, क्लियर। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 5 कॉलम जो है, 5 कॉलम का जो पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ढाल विद्रोह को दबाने वाला, दमन करता कौन थे अंग्रेजों का, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट रूक है और कैप्टन मॉर्गन है, ठीक है। कैप्टन होगा यहाँ पर, कैप्टन मॉर्गन है, लेफ्टिनेंट रूक और कैप्टन मॉर्गन, राइट। एक बार में तो याद नहीं होगा, और जब फिर आप कहानी सुनेंगे एक एक करके, मैं सारे विद्रोह को का क्लास भी ले रहा हूँ, तो वहाँ पर सारी चीज़ें, बातें, कहानी क्लियर हो जाएगा। दूसरा है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह का जो काल रहा है दोस्तों, वो 1769 से 1805 ईस्वी तक रहा है, और ये भी सिंहभूम का ही क्षेत्र में हुआ था, और ढाल विद्रोह के बाद ही हुआ था। देखिए, या फिर उसी के साथ साथ चल रहा है ना, 1767 से 77, और ये 1769 से 1805 तक चला था। तो इसमें जो मेन नेतृत्व करता है ना चुआर विद्रोह में, वो है रघुनाथ महतो, श्याम गंजम। ये दोनों नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चुआर विद्रोह में बहुत सारी कहानियां हैं, वो डिटेल में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, राइट। अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्रॉफर्ड जो था, इन लोगों ने इस विद्रोह को दमन किया था, क्लियर है। तो ये दो विद्रोह था जो साथ साथ चल रहा था सिंहभूम वाले इलाके में, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि पलामू में जो चेरो विद्रोह हुआ था, है ना, वो 1770 से 1818 ईस्वी में हुआ था, और ये पलामू वाला इलाके में इस विद्रोह के बाद ही जो है अंग्रेजों का पूरा अधिकार हो पाया था। और इसका जो नेतृत्व करता थे, यहाँ के क्षेत्रीय राजा थे चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह, ठीक है। ये दोनों साथी थे, इन्हीं दोनों ने मिलके जो है
अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बेसिकली तो यहाँ पलामू के राजा के खिलाफ ही किया था, लेकिन उसमें अंग्रेजों को शामिल कर लिया गया था। तो ये जो चेरो विद्रोह है बेसिकली आपसी लड़ाई का ही फल होता है, और जिसका जो अंग्रेजों की तरफ से इसका जो अध्यक्ष रहता है, यानी कि जो नेतृत्व करता है, वो कैप्टन जेकब केमक है ना, कैप्टन जेकब केमक है, राइट। अब यहाँ पर जो चेरो विद्रोह है दोस्तों, चेरो विद्रोह के साथ ही चलता है भोक्ता विद्रोह, ठीक है। भोक्ता विद्रोह कोई नहीं रहता है, चूंकि यहाँ पर जयनाथ सिंह देख रहे हैं ना, जयनाथ सिंह, यही जयनाथ सिंह जो है चेरो राजा जो चित्रजीत राय है उसके हारने के बाद भोक्ता जो है जयनाथ, एक्चुअल में क्या कहता है, अंग्रेज कहता है जयनाथ सिंह को कि तुम मेरे तरफ आ जाओ, चित्रजीत राय को हम लोग हरा देंगे, लेकिन ये इसका साथ देता है। ओके, तो जब साथ देता है तो उस टाइम इसको विद्रोह का सामना करना पड़ता है। तो जयनाथ सिंह क्या करता है, अपने लोगों को लेकर एक विद्रोह स्टार्ट करता है, जिसको बोलते हैं भोक्ता विद्रोह। ये देखिए ना, टाइम पीरियड देखिए, ये 1770 से 1818 तक चल रहा है, लेकिन ये 1770 से 71 में ही खत्म हो जा रहा है जयनाथ सिंह के द्वारा जो अपना विद्रोह किया गया। इसी सेम विद्रोह है ये, क्लियर है। तो यहाँ पर भी कौन रहेगा, कैप्टन जेकब, ठीक है। अब आते हैं रामगढ़, आ जाते हैं अगर बीच वाला इलाके में आते हैं, रामगढ़ रांची के बगल में, तो ये घटवाल विद्रोह यहाँ पर शुरू होता है, और इसका भी टाइम पीरियड देखिए 1772-73 में। अब ये सारी बातें एक साथ क्यों घट रही है, क्योंकि अंग्रेज जो आएगा दोस्तों यहाँ पर, ये जो मेरा झारखंड है तो इधर से स्टार्ट किया घुसना, और धीरे धीरे कहाँ जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो ये पूरा जो इलाका है ना, इसलिए एक साथ जो है बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ घटवाल विद्रोह आपने देखा कि रामगढ़ में 1772 से 73 के बीच में हो रहा था, और कई सारे घटवाल सरदार थे, उन लोगों के द्वारा किया गया, कैप्टन जेकब केमक के द्वारा ही इस विद्रोह को दबाया गया। क्योंकि देखिए तीनों ही लगभग सेम पीरियड में हुआ है, तो यहाँ पर एक ही अंग्रेज अधिकारी है जिन्होंने तीनों विद्रोह को दबा दिया। अब आ जाते हैं पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह रहेगा, इसको हम लोग बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार आता है, ठीक है। और ये जो इलाका है संथाल परगना, यहाँ पर ये पहला विद्रोह है इसका, ठीक है। संथाल परगना में पहाड़िया विद्रोह पहला विद्रोह है अंग्रेजों के खिलाफ, जो 1772 से 82 के बीच में लड़ी जाती है। और इसमें जो है कई सारे पहाड़िया सरदार रहेंगे, उसमें मुख्य नाम जो है जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी, ठीक है। रानी सर्वेश्वरी जो भागलपुर की रानी रहती है वो रहती है। और यहाँ पर आएंगे क्लीवलैंड, जिसकी हत्या बाद में हमारा कौन कर देंगे, देखिएगा आगे फिर आएगा तिलका आंदोलन, तो वहाँ पर इस क्लीवलैंड की हत्या हो जाएगी, क्लियर है। तो इस तरीके से पहाड़िया विद्रोह जो है 1772 से 82 के बीच में ये संथाल परगना में लड़ी जाती है। अब देखिए ये सारे टाइम पीरियड जो है लगभग सेम है, इसलिए ये यहाँ पर लिख रखा हूँ 1857 के पूर्व का विद्रोह। तो अंग्रेज के झारखंड आगमन के साथ ही जो सारे विद्रोह शुरू हुए, ये सारे विद्रोह हैं, क्लियर। अब आते हैं तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है रांची और पंचित वाले इलाके में शुरू होता है, और 1782 से 1821 में, ये देखिए ये जो विद्रोह है ना कई सारे चरणों में होता है, इसलिए इसमें बहुत सारे जो नेतृत्व करता है बहुत सारे मिलेंगे आपको, जैसे भोलानाथ सिंह, विष्णु मानकी, मौजी मानकी, दुखन मानकी, ये सब नाम तो जो झारखंड का तैयारी कर रहे हैं उन सब के मुंह में होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। फिर रुदन मुंडा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन से नेतृत्व करता है जो तमाड़ विद्रोह से रिलेट करता है, उसमें ऑप्शंस दिया हुआ रहता है, तो आपको नाम याद नहीं रहेगा तो आप बनाएंगे कैसे, राइट। तो यहाँ पर दमनकर्ता जो थे वो जेम्स कॉफर्ड थे, ये लेफ्टिनेंट कूपर, कैप्टन रफसीज, ओडेनेल, ये सारे लोग हैं, राइट। तो ये तमाड़ विद्रोह हो गया, जो कि देखिए 1700 में स्टार्ट हुआ है, 1780-82 में, और 1821 तक चला है। इसके बाद बीच में जो मैंने बताया कि भागलपुर वाला इलाके में पहाड़िया विद्रोह के साथ हम लोग इस चीज़ को भी देखेंगे, तिलका आंदोलन को, जो कि वनचरीजोर भागलपुर से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो अवधि है वो 3 सालों का रहता है, 1783 से लेके 85 तक, और तिलका मांझी जी इसके नेतृत्व करता रहेंगे, है ना।
और इसी को हम लोग आदि पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है, वो सब हम लोग देख लेंगे। और पहला शहीद जो है जनजातियों में इन्हीं को माना जाता है, तिलका मांझी को माना जाता है। तो यहाँ पर जो दमन करता रहेंगे दोस्तों क्लीवलैंड है और आयरकुट है। चूंकि यहाँ क्लीवलैंड की तो हत्या तिलका मांझी जी के द्वारा तीर मारने से कर दिया जाएगा। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। ये 1783 से 85 ये टाइम पीरियड भी जरूर से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। चूंकि मुंडा विद्रोह में जो है वो तमाड़ विद्रोह भी आएगा। ठीक है, तमाड़ विद्रोह देखिए यहाँ पर 1782 से 1821 में हुआ है, और मुंडा विद्रोह जो है उसके बाद 10 साल बाद शुरू होता है 1793 से 1832। लेकिन ये सारे विद्रोह जो है एक ही क्षेत्र में है और वही नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा लड़ी जा रही है। बस यहाँ पर जो है मुंडा जनजाति का ज़्यादा वर्चस्व रहता है, ज़्यादा भागीदारी रहता है, इसलिए इसका नाम मुंडा विद्रोह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हो गया कि इसमें फिर से विष्णु मानकी और बुद्धू भगत जी आएंगे। जो बुद्धू भगत जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता है कोल विद्रोह का ये इंपॉर्टेंट आदमी है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्धू भगत से रिलेटेड। तो बुद्धू भगत का नाम आप दो जगह पढ़ेंगे, एक मुंडा विद्रोह में तो पढ़ेंगे ही साथ कोल विद्रोह में भी पढ़ेंगे। तो मुंडा विद्रोह का जो दमन करता रहता है मेजर फॉलर, मेजर फॉलर। अब आते हैं नेक्स्ट है हो विद्रोह। हो विद्रोह जो कि कोल्हान क्षेत्र में लड़ी गई 1820 से 1821 2 सालों तक चला ये। उसमें पोटो सरदार का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटो सरदार। ठीक है, अगर आप कभी पश्चिम सिंहभूम आएंगे तो यहाँ पर आपको पोटो सरदार जहाँ शहीद हुए थे वहाँ पर आपको इसका स्मारक भी मिल जाएगा, वो जंगलों के बीच में है। तो ये मेजर रफसेज जो है, मेजर रफसेज ने इस विद्रोह का दमन किया था, हो विद्रोह को। जो हो विद्रोह कब से कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? 1820 में स्टार्ट हुआ है, 1821 में ख़त्म हो जाता है। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन है? पोटो सरदार है। ठीक है, ये याद हो गया। देखिए याद हो जाए इसलिए मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। अब आगे आते हैं तो हो विद्रोह के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोल विद्रोह को। ठीक है, ये कोल विद्रोह जो है ये पूरा इलाका जो आप समझ सकते हैं कि सिंहभूम हो जाएगा और तमाड़वारी क्षेत्र हो जाएंगे, इस एरिया में कोल विद्रोह लड़ा जाता है। यहाँ पर जो है ये इस विद्रोह का जो अवधि है दोस्तों वो 1831 से 1832 ईस्वी तक रहता है। और इसका जो नेतृत्व करता है वो बुद्धू भगत जी हैं। और इसका जो आपको दमनकर्ता का नाम याद रखना है वो कैप्टन विल्किंसन रखेंगे। ये वही कैप्टन विल्किंसन है जो विल्किंसन रूल ये कोल विद्रोह के बाद यहाँ पर लागू करेंगे। ठीक है, तो ये सब कहानियाँ हम तो डिटेल में आपको सुनाएंगे ही, लेकिन अभी आपको इस तरीके से याद कर लेना है सारांश के फॉर्म में। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन सा विद्रोह बच गया। तो नेक्स्ट विद्रोह रहेगा दोस्तों भूमिज विद्रोह। ये भूमिज विद्रोह से क्वेश्चन ना जाने क्यों बार बार पूछ लिया जाता है जेपीएससी में। तो जेपीएससी का कोई भी एग्जाम जाइएगा देने के लिए तो भूमिज विद्रोह को पहले अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इससे फिर से क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर जो है अवधि इसका जो है वो दोस्तों 1832-33 है। तो आप देखेंगे कोल विद्रोह जो 1831-32 तक चला था, 1832-33 उसके साथ साथ ही ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो इसका जो क्षेत्र है वो बाढ़भूम है, सिंहभूम वाला इलाका है। इन क्षेत्रों पे ये विद्रोह भूमिजों के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण जी थे। इसलिए इस विद्रोह का नाम भी जो है कभी कभी गंगा नारायण का हंगामा भी बोला जाता है, भूमिज विद्रोह को। और यहाँ पर भी जो दमन करता है वो जो कोल विद्रोह का दमन करता थे विल्किंसन जी, है ना, उसी वही दमन करता यहाँ पर भी रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर पढ़ेंगे एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह 1857 के पहले 1855 में शुरू हुआ था दोस्तों ये। तो 1855 में जो संथाल परगना में विद्रोह शुरू हुआ वो किनके द्वारा किया गया था? सिद्धू कानू मुर्मू के द्वारा किया गया था। और इसमें इनके अन्य 2 भाई और बहन भी थे शामिल। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। संथाल विद्रोह जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका क्षेत्र जो है संथाल परगना है। और यहाँ पर जो दमन करता है वो है कैप्टन अलेक्जेंडर। क्या नाम है दोस्तों? कैप्टन अलेक्जेंडर। अब ये हो गया 1857 के पूर्व के सारे विद्रोह। अब 1857 से 1900 के बीच में जो विद्रोह हम लोग देखेंगे उसमें 4 नाम शामिल है।
4 नाम शामिल है, एक सरदारी आंदोलन, एक सप्पाहोड़ विद्रोह, खरवार विद्रोह और मुंडा उलगुलान। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको पता है मुंडा उलगुलान है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि बिरसा मुंडा हमारे भगवान हैं और इनसे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? तो कहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ पर थोड़ा सा लाइटली ध्यान देना है, ये सारी बातें मैं आगे आने वाले जनजातीय विद्रोह के क्लास में बता दूंगा। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि सरदारी आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था, वो देखिए पश्चिम सिंहभूम वाले इलाके में लगभग स्टार्ट हुआ था। और सरदारी आंदोलन को हम लोग ख़त्म नहीं मानते हैं क्योंकि आगे आने वाले जो मुंडा उलगुलान है ना, इसी का आगे का भाग रहता है सरदारी आंदोलन का ही। ठीक है, तो यहाँ पर सप्पाहोड़ एक बीच में आता है, सप्पाहोड़ विद्रोह। ये सप्पाहोड़ विद्रोह का जो नेतृत्व करता है वो लाल हेम्ब्रम है, नाम याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सप्पाहोड़ विद्रोह का जो आपका नेतृत्व करता है लाल हेम्ब्रम है और ये 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में हुआ था। फिर आगे आ जाएगा खरवार विद्रोह, जो कि ये भी संथाल परगना में हुआ है। तो संथाल परगना वाले क्षेत्रों में हम लोग देखें टोटल 3 विद्रोह हुआ है। उन तीनों विद्रोहों से ही क्वेश्चन आता है। आपका हुल विद्रोह हो गया, खरवार विद्रोह हो गया और पहला क्या था? पहाड़िया विद्रोह हो गया। ठीक है, तो खरवार विद्रोह जो है 1874 में हुई है और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो भागीरथ मांझी थे। कौन हैं दोस्तों? भागीरथ मांझी हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन तो रहा ही रहा है। ओके, तो अब मुंडा उलगुलान आप सभी को पता है ये जो हमारा भगवान है बिरसा मुंडा, इससे क्वेश्चन तो आएंगे ही। इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा। मुख्य जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है वो 1895 से 1900 ईस्वी का रहा है। इसके पहले ये सरदारी आंदोलन में भी ये भाग लिए थे। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं और 1900 से 1947 के बीच में जो हुई थी कहानी, उसमें 2 विद्रोह इम्पोर्टेंट है। एक है ताना भगत विद्रोह। इस ताना भगत विद्रोह को इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये ताना भगत लोग आज भी मौजूद हैं और इनका वजूद आज भी है, इसको बचाया जाता है क्योंकि ये जो है गांधीवादी विचारधारा के थे और इनका जो विद्रोह हुआ था वो 1914 में शुरू हुआ था और इनका जो नेतृत्व करता थे वो जत्रा भगत जी थे। कौन है? जत्रा भगत जी हैं। अब यहाँ पर हरि बाबा जो है एक विद्रोह हुआ था, हरि बाबा विद्रोह बोल के, ये सिंहभूम का क्षेत्र में था। 1931 में हुआ था सबसे लास्ट और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो दुका हो हरि बाबा, उनका दूसरा नाम था हरि बाबा उर्फ दुका हो। तो दुका हो के द्वारा जो है हरि बाबा आंदोलन चलाया गया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इनका दमनकर्ताओं के बारे में नहीं लिखे गए हैं, तो इनके कोई एक दमनकर्ता था नहीं, इसलिए इनका नाम नहीं लिखा गया है। जब हम लोग कहानी सुनेंगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे नाम दिखेंगे। ठीक है, तो वो एक एक करके हम लोग देख लेंगे। तो ये रहा दोस्तों पूरा जो जनजातीय आंदोलन हम लोगों को पढ़ना है, अपने जो सिलेबस में रखा गया है। तो उसमें हम लोग सारे एक भी विद्रोह को छोड़ेंगे नहीं, सभी को ख़त्म करेंगे। आप बने रहेंगे मेरे साथ। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको एक करके सारे जनजातीय विद्रोह मिल जाएंगे। तो जाते जाते दोस्तों मैं आज का क्लास में आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो चैनल है माइक्रो स्टडी सेंटर यूट्यूब में, उसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। सब्सक्रिप्शन बहुत सारे दोस्तों ने नहीं किया है, देखते हैं लेकिन किए नहीं हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा एड्रेस, इन सभी एड्रेस में जाके आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और जो है जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं इसका लिंक भी दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ दोस्तों।